हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विद्युत की, और विद्युत में अपन बात कर रहे थे प्रतिरोध की। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोध को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम। अच्छा, इस ओम के नियम की बात करें इससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर लेनी चाहिए अपने को कि ओम है कौन। तो इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। अब ओम के नियम की अपन बात करें तो ओम के नियम में हम कहना क्या चाहते हैं। ओम के नियम में हम ये कहना चाहते हैं कि यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर कर दिया जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के मान के समानुपाती होता है। सुनिएगा, इस नियम के अनुसार यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर कर दिया जाए, तो इसमें प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। ऐसा कहा जॉर्ज साइमन ओम ने कि यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर कर दिया जाए तो इसमें प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें प्रवाहित धारा इस पे आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। तो मैं क्या लिखूँगा कि अगर ऐसा होता है तो मैं लिखूँगा V इज प्रोपोर्शनल I। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ऐसा मैंने कहा कि V इज प्रोपोर्शनल I होता है, और V इज प्रोपोर्शनल I होता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, V बराबर, मैं इसे कह सकता हूँ V बराबर मैं कह सकता हूँ V बराबर I R। V बराबर I R। मैंने कहा यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। इसलिए मैंने लिखा V इज प्रोपोर्शनल I, मतलब V समानुपाती होता है I के, विभवांतर समानुपाती होता है I के। यहाँ से दो चीज़ें मैं आपकी क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों। V इज प्रोपोर्शनल I R होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे भी सही कि R बराबर V अपॉन I हो जाएगा। लेकिन यहाँ से मैं दो ग्राफ आपको दिखाना चाहूँगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं दो ग्राफ जो आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें तो यहाँ लिख देता हूँ I और यहाँ लिख देता हूँ V। इसमें यहाँ लिख देता हूँ V और यहाँ लिख देता हूँ I।
बात को समझना, ये जो ग्राफ मैंने खींचा ये तो धारा और विभवांतर के मध्य खींचा, धारा और विभवांतर के मध्य खींचा, ये तो मैंने धारा और विभवांतर के बीच में लिया, और ये मैंने विभवांतर और धारा के बीच में लिया। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा ये वाला ग्राफ जो मैंने लिया, ये वाला ग्राफ तो धारा और विभवांतर के बीच लिया, और ये वाला ग्राफ जो मैं ले रहा हूँ वो विभवांतर और धारा के बीच ले रहा हूँ। समस्या ये नहीं है दोस्तों, समस्या अभी भी ये है कि इन दोनों ग्राफों में से आपसे ये पूछा जाता है कि ये दोनों ग्राफ जब खींचेंगे तो ये दोनों ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो बात को समझना, ये दोनों ग्राफ खींचेंगे मेरे दोस्तों ऐसे। अब जब ये दोनों ग्राफ ऐसे खींचेंगे तो आप लोगों से जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है ढाल। समानुपाती समानुपाती। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर इसमें जो ढाल आएगा वह आएगा 1/r, और इसमें जो ढाल आएगा वह आएगा r। ये दोनों में अंतर ध्यान रखना, ये कई परीक्षाओं में आप लोगों से पूछा गया है कि धारा और विभवांतर के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो उसका ढाल क्या सिद्ध करता है। तो याद रखना, उसका ढाल ये सिद्ध करता है, उसका ढाल ये सिद्ध करता है कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो ढाल घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो ढाल बढ़ेगा। जबकि ध्यान देना, इसमें ढाल क्या सिद्ध करता है, जब विभवांतर और I के बीच या विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो क्या होगा। तो याद रखना, प्रतिरोध बढ़ेगा तो ढाल भी बढ़ेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो ढाल भी घटेगा। ये दोनों ध्यान रख लीजिएगा। वैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल IR होता है, लेकिन दोनों के ग्राफ अगर पूछे जाते हैं तो इस तरीके से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हो। थोड़ा सा बात को आगे और बढ़ाते हैं। अब बात करें हम प्रतिरोध, रोध होता क्या है। तो प्रतिरोध होता क्या है, तो वैसे तो नाम से लग रहा है कि मार्ग में अवरोध को ही प्रतिरोध करते हैं, लेकिन किसके मार्ग में अवरोध को। तो बात को समझने की कोशिश करना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध। बहुत कंपटीशन के लेवल से हमने एक छोटी सी परिभाषा दी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं, या हम कह सकते हैं किसी पदार्थ द्वारा धारा चालन में उत्पन्न अवरोध। किसी पदार्थ द्वारा धारा चालन में किसी पदार्थ द्वारा धारा चालन में अवरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। मतलब हम सीधा ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के द्वारा अगर धारा के चलने में कोई अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है तो वो प्रतिरोध कहलाएगा। या फिर हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। अब ध्यान देना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, तो बात को समझने की कोशिश करना। हम जानते हैं कि क्या जानते हो तुम, तो याद रखना, हम जानते हैं कि ओम के नियमानुसार हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि V बराबर होता है IR, तो R बराबर क्या होगा। तो याद रखना, R बराबर V/I होगा। R बराबर V/I होगा। अब V अगर हम कहें कि R बराबर V/I होगा तो इसको थोड़ा सा आगे और समझते हैं। फिर दोबारा देखें, मैंने कहा प्रतिरोध होता क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं।
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध को, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे, जो कक्षाओं में चक्कर लगा रहे थे, किसी के द्वारा अगर उनके मार्ग में अवरोध पैदा किया जाता है तो वही क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, वही प्रतिरोध कहलाएगा। या मैंने इसकी एक परिभाषा और लिखने की कोशिश की कि किसी पदार्थ के द्वारा अगर धारा के चालन में अवरोध पैदा होता है तो अवरोध ही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। आगे मैंने लिखा कि प्रतिरोध को निकालेंगे कैसे, तो प्रकट किससे करते हैं, आर से। तो मैंने लिखा कि हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V इज प्रोपोर्शनल आई आर, या यूँ कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल I तो V बराबर आई आर, और V बराबर आई आर होता है तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। अब बात को समझना, अब बात करें मेरे दोस्तों मात्रक की, तो मात्रक आप समझना V का तो हो जाएगा वोल्ट और I का हो जाएगा एम्पियर, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट प्रति एम्पियर। याद रखना मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसका मात्रक अगर वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाता है तो वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम क्या कह सकते हैं, ओम कहते हैं, इसलिए इसका मात्रक क्या भी हो जाएगा, ओम भी हो जाएगा। और याद रखना ओम को हम कैसे भी लिख सकते हैं, तो ओम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ओम को हम क्या भी लिखते हैं, तो ओम को हम OHM भी लिखते हैं। हाँ, क्योंकि ये होता क्या है, ओम जरूर हम जॉर्ज साइमन ओम के नाम से ओम लिखते हैं, लेकिन ये ओम होता नहीं है, होता है ओहम। ओहम मतलब OHM हम इसमें लिखेंगे। अब बात को समझना, मैंने अभी जस्ट आपसे ये कहा कि इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध मतलब रुकावट, बाधा पैदा हुई होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध पैदा हुआ होगा तो धारा नहीं गई होगी, और जब धारा नहीं गई होगी मेरे दोस्तों, तो धारा नहीं जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, धारा नहीं जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। अब अगर उसे कुचालक कहते हैं, इसका मतलब प्रतिरोध कुचालक हुआ, और कुचालक का उल्टा तो चालकता होता है, तो कहीं न कहीं प्रतिरोध का उल्टा ही क्या होता होगा, तो चालकता होता होगा। तो मैं बात करता हूँ अगले टॉपिक की, और उस अगले टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो वो टॉपिक हो जाएगा मेरा चालकता। अब चालकता होती क्या है तो समझने की कोशिश करना। चालकता में क्या कह सकता हूं, तो पहली चीज तो ये कह सकता हूं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता कहलाती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता कहलाती है। तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम अगर चालकता कहलाती है तो मैं कह दूँ कि प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है। प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है। प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है। तो मैं कह सकता हूँ या प्रतिरोध का उल्टा चालकता कहलाती है। तो एक बात बताओ, अगर प्रतिरोध का उल्टा, मैंने कहा प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है, तो मैंने कह दिया कि प्रतिरोध की उल्टी चालकता होती है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो याद रखना मैं शायद ऐसा लिख सकता हूं कि चालकता उल्टी होती है प्रतिरोध के। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझेंगे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी और प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी। अब अगर ऐसा होता है तो बात को समझने की दोबारा कोशिश करना। अब बात करें कि चालकता के मात्रक क्या होने चाहिए, तो चालकता का जब हम मात्रक ढूंढेंगे तो ध्यान देना मात्रक क्या हो जाएंगे इसके, मात्रक क्या हो जाएगा इसका,
तो थोड़ी देर पहले हमने जब प्रतिरोध का मात्रक पढ़ा तो प्रतिरोध का मात्रक क्या पढ़ा, R बराबर V/I वोल्ट बटे एम्पियर। तो इसका क्या हो जाएगा, तो एक मात्रक तो हो जाएगा इसका एम्पियर प्रति वोल्ट। आप देखें वोल्ट प्रति एम्पियर इसका था प्रतिरोध का, तो इसका जस्ट क्या करना है आपको, इसका जस्ट उल्टा करना है, उल्टा करना है तो एम्पियर वोल्ट हो जाएगा। आगे देखें दूसरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं, उसको लिखा मैंने ओम, तो इसको लिख सकता हूं मैं महो, और इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूं महो को, तो उसमें मैंने जैसा लिखा था उसका उल्टा कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। और साथ के साथ मैं इसको एम्पियर प्रति वोल्ट भी लिख सकता हूं, मैं इसको महो भी लिख सकता हूं, और मैं इसको अगर चाहूं तो MHO का उल्टा OHM का उल्टा MHO भी हो सकता है। तो ये मैंने इसके मात्रक की भी बात की आपको से। अब मैं बात करता हूं प्रतिरोध की निर्भरता की, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करते हैं, बात करें। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। अब अगर मैं प्रतिरोध की निर्भरता की बात करूं तो ध्यान देना प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करेगा। तो नंबर एक तो मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों नंबर एक तो निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर। ध्यान देना, एक तो मैंने कहा कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर। कैसे निर्भर करता है, तो वो आप देखें चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है R=L। मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो एक तो इस पर निर्भर करता है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो आप बता देना कि चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। दूसरी चीज, नंबर दो बात करें चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एरिया पर। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, तो आप समझना R=1/A। मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो एरिया बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। मैंने कहा प्रतिरोध नंबर एक किस पर निर्भर करता है, तो आप बोल देना चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। उसने कहा लंबाई दुगनी कर दो, आप कह देना प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। उसने कहा लंबाई आधी कर दो, तो आप कह देना प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। लेकिन नंबर दो हमने कहा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अब चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो मैंने लिख दिया कि प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब तार की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, और मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इन दोनों से प्रश्न जो आप लोगों से पूछे गए हैं, वो दोनों प्रश्न मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा मेरी बात को। इसने प्रश्न किया क्वेश्चन किया यदि R बराबर 2 मीटर तथा L बराबर इसने प्रश्न किया R बराबर 2 ओम तथा L बराबर 2 मीटर है। यदि R बराबर
यदि L बराबर 4 मीटर कर दें तो नया प्रतिरोध R डैश कितना होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न दे तो आप जानते हो दोस्तों कि R इस प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा L। अब आपने कहा ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब आपने पहले लंबाई कितनी थी तो याद रखना, पहले आपके पास लंबाई थी 2 मीटर, अब आपने बढ़ाकर कितनी 4 मीटर, तो कितनी कर दी, दुगनी कर दी। जबकि आपके पास पहले R कितना था 2, तो अब बढ़कर भी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 4 ओम। इसलिए मैंने कहा कि किस पर निर्भर करता है, तो हमने कहा कि लंबाई पर निर्भर करता है, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई को दुगना कर दें तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा सा आगे और लेकर जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर वो प्रश्न इसके बजाय अब दूसरा प्रश्न ये करता कि यदि R बराबर 2 ओम है तथा A बराबर 2 मीटर स्क्वायर है और A बराबर 4 मीटर स्क्वायर कर दें तो R डैश नया प्रतिरोध कितना होगा। इस बार कंडीशन आ रही है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। जब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कंडीशन आएगी तो आपने क्या पढ़ा, R इज प्रोपोर्शनल 1/A, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब आपने क्या किया मेरे दोस्तों, आपने ये किया कि ये पहले 2 था जो कि बढ़ाकर कर लिया कितना 4, तो ये 2 था जो घटकर कितना रह जाएगा, जितना वो बड़ा होगा उतना ही ये घट जाएगा। तो ध्यान देना आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 1 ओम। इस कंडीशन में आपके पास ये क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं एक कंडीशन और आपके सामने रखने की कोशिश करूं, उस कंडीशन को आप समझें। दोबारा सुने, मैंने प्रश्न क्या किया कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम है तथा उसकी लंबाई 2 मीटर है, यदि उसकी लंबाई को 4 मीटर कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा। तो आपने आसानी से निकाल दिया कि सर इतना होगा। मैंने प्रश्न किया कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, यदि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 4 मीटर स्क्वायर कर दें तो उसका प्रतिरोध नया प्रतिरोध कितना होगा। तो हमने आंसर निकाल दिया कि 1 ओम होगा। लेकिन अब कंडीशन आती है थोड़ी अलग। कंडीशन क्या है वो समझें आप। प्रश्न ये है, प्रश्न ये है कि R बराबर 2 ओम तथा L बराबर 2 मीटर है। L बराबर 2 मीटर है। यदि तार को खींचकर या हथौड़ी से पीटकर या गर्म करके L बराबर 4 मीटर कर दें तो R डैश बराबर कितना होगा। कंडीशन को देखें आप। मैंने कहा कि R बराबर 2 ओम तथा L बराबर 2 मीटर है। मान लीजिए कोई चालक तार है जिस पर 2 ओम का प्रतिरोध है और उसकी लंबाई 2 मीटर है। यदि उस तार को हम पकड़कर खींचें या उसको हथौड़ी से पीटें या उसे गर्म करके उसकी लंबाई को जो है 4 मीटर कर दें तो नया प्रतिरोध कितना होगा। तो इस कंडीशन में देखना दोस्तों, पीटने से या खींचने से या गर्म करने से उसकी लंबाई तो दुगनी हो गई होगी, लेकिन इस बात को मत भूलो कि उसकी मोटाई आधी रह गई होगी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो वह कंडीशन देखें आप।
इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए, अच्छा इससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं, इधर भी इसका एक डिक्टो प्रश्न लिख देते हैं ताकि दोनों प्रश्न हम साथ के साथ सोल्व कर सकें। क्वेश्चन है R बराबर 2 ओम तथा A बराबर 2 मीटर स्क्वायर है। यदि तार पर लपेटकर A बराबर 4 मीटर स्क्वायर कर दें तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर होगा। कंडीशन याद रखना। इस बार मैंने इस प्रश्न में क्या समझाने की कोशिश की, तो मैंने इस प्रश्न में यह समझाने की कोशिश की कि 2 ओम का प्रतिरोध था, या यूँ कहें एक चालक तार था जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर था, और उस पर 2 ओम प्रतिरोध था। उस तार को जब मैंने तार पर लपेटा होगा तो उसकी मोटाई तो बढ़ गई होगी, इसलिए 2 से बढ़कर 4 हो गई। लेकिन इस बात को मत भूलो कि लपेटने के चक्कर में उसकी लंबाई कम पड़ गई होगी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब दोनों कंडीशनों में आप देखना हम कैसे निकालेंगे। तो इस कंडीशन को निकालने के लिए आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, इस कंडीशन को निकालने के लिए आपको R डैश बराबर R इंटू एन का स्क्वायर काम में लेना है। जब भी वो तार को खींचने की बात करें या हथौड़ी से पीटने की बात करें या फिर उसे गर्म करने की बात करें तो आपको ये कंडीशन लागू करनी है। और ठीक इसी प्रकार अगर वो तार को तार पर लपेटने की बात करें तो R डैश बराबर R इंटू एन का स्क्वायर, ये कंडीशन आपको काम में लेनी है। ये दोनों जुगाड़ मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जुगाड़, और ये भी जुगाड़। लागू कब होगा तो ये आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि ये लागू कब होंगे। तो आप समझना ये लागू तब ही होंगे जब हथौड़ी से पीटने की, खींचने की या फिर गर्म करने की बात हो तो ये कंडीशन काम में लेनी है, और या फिर तार को लपेटने की बात हो तो ये कंडीशन आपको काम में लेनी है। अब आप जब सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, तो R डैश बराबर R कितना है 2 इंटू एन का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, तो एन का स्क्वायर आप समझने की कोशिश करना कि आप एन का स्क्वायर जब निकालेंगे तो आप एन का स्क्वायर कुछ ऐसे निकालेंगे कि पहले कितना था, तो पहले था 2, अब बढ़कर कितना हुआ 4, तो कितना हो गया, तो याद रख लीजिएगा 2 गुना हो गया। अब 2 गुना हो गया तो आप सीधा सीधा यहाँ 2 का स्क्वायर ही लिखेंगे। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, तो R डैश बराबर हो जाएगा 8। तो याद रख लीजिएगा इस कंडीशन में आपको ये सवाल ऐसे सोल्व करना होगा। ठीक इसी प्रकार इधर भी आए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, अगर ये 2 से यहाँ बढ़ाकर 6 कर देता तो आप 3 रख देना, क्योंकि 3 गुना हो गया। यहाँ 2 से बढ़ाकर 8 कर देता तो यहाँ आप 4 लिख देना, क्योंकि 4 गुना हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर इसको आप लिखते हैं R डैश बराबर R कितना है 2 बटे n का स्क्वायर, तो याद रखना पहले कितना था 2, अब कितना हो गया 4, कितना गुना बढ़ा 2 गुना बढ़ा, 2 गुना बढ़ा तो n बराबर 2, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 बटे 4 हो जाएगा। अब R डैश बराबर 2 बटे 4 हो जाएगा तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो कट गया कितनी बार 2 बार, तो 1 बटे 2 ओम रह जाएगा, आधा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरीके से हमें आंसर निकालने होंगे। ये तो मैंने दोनों प्रश्न थे जो आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा आगे जहां हम छोड़ कर आए थे उसे वापस देखने की कोशिश करें। अब हमने फर्स्ट कंडीशन ये लिखी थी कि R इज प्रोपोर्शनल L इक्वेशन नंबर 1, और हमने लिखा था R इज प्रोपोर्शनल 1/A कंडीशन नंबर 2।
यही लिखा था कि चालकतार लंबाई पर निर्भर प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगी। मतलब मैंने कहा था R इज प्रोपोर्शनल एल, R इज प्रोपोर्शनल एल की लंबाई के समानुपाती, और मैंने कहा था अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल 1/a। मैंने कहा आगे मैं कह रहा हूँ कि दोनों इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मिला दीजिए। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो R इज प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा। और जब इन दोनों को हम इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे मेरे दोस्तों, तो हो जाएगा R बराबर K L/A। अब समस्या ये आती है कि R क्या है, तो याद रखना R बराबर तो था प्रतिरोध, R क्या है प्रतिरोध, L क्या है चालक तार की लंबाई, A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब बारी आती है K क्या है, तो याद रखना इसे हम यहाँ साइंस में K कहते हैं और टेक्निकल में इसी को रो कहा जाता है। तो मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ, K या टेक्निकल के हिसाब से रो, और दोनों है क्या, तो याद रखना विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। क्या ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो दोस्तों ऐसे करते करते जब हमने लिखा R बराबर KL/A होता है, तो ये पता है हमसे क्या करने लग गया परीक्षा में, इसने एग्जाम में हमसे यही पूछ लिया, इसने एग्जाम में हमसे यही पूछ लिया कि आप केवल ये बताएं कि आपने कहा R बराबर KL/A होता है, R बराबर KL/A होता है, तो K बराबर क्या होगा। K बोले तो क्या पूछ रहा है ये, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो याद रखना सिंपल सी बात, K बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू A/L होगा। हाँ या ना, क्योंकि आपने कहा कि R बराबर KL/A होता है और हमने कहा कि इसमें कौन क्या है, तो K क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता था। तो इसने हमसे कह दिया तो तुम ये बताओ कि K बराबर क्या होता है, तो हमने कह दिया K बराबर R इंटू A/L होता है। तो हमसे इसने पूछा कि K का मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों बात को समझने की कोशिश करना, K का मात्रक क्या होगा, तो याद रखना इसी से मात्रक निकाल लेते हैं। R का तो क्या हो जाएगा ओम, इंटू क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बटे लंबाई का क्या हो जाएगा मीटर। ये मैंने इसी से निकाल लिया। तो एक बात बताओ आप, इस मीटर से ये वाला मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ओम इंटू मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मात्रक हो जाएगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को आगे और बढ़ाता हूँ। ये तो मैंने बात की किसकी, कि प्रतिरोध चालक तार की कि चालक तार प्रतिरोध की, या यूँ कहें कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। और हमने ये भी कहा कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। लेकिन हमने साथ के साथ ये भी कहा कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए हमने लिखा R इज प्रोपोर्शनल 1/A। मतलब
मोटाई बढ़ेगी तार की तो प्रतिरोध घटेगा और मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ तक का पूरा क्लियर किया जैसा जैसा आज तक परीक्षाओं में पूछा गया है और ये इससे जैसे भी प्रश्न बनते थे। अब इससे बाद में एक और बात करूँ आपसे, अब मेरी बात को समझना। आपने ये भी तो कहा कि चालकता व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रतिरोध के। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी और प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी। यही कॉन्सेप्ट हुआ, हाँ या ना? अब मेरी बात को समझना, हम बचपन से एक चीज सुनते आए हैं, उसे भी आप समझने की कोशिश करना। मैं कहूं प्रतिरोध का क्रम, प्रतिरोध का क्रम। तो ध्यान देना, प्रतिरोध का क्रम, और साथ के साथ मैं इधर लिख रहा हूं, सॉरी इधर ही लिख लेते हैं। मैंने कहा प्रतिरोध का क्रम, तो प्रतिरोध के क्रम में मैंने कहा सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध होता है वो होता है किसका? एल्यूमिनियम का। उससे कम होगा ओरम बोले तो सोने का। उससे कम कॉपर बोले तो तांबे का। और उससे कम एजी अर्जेंटम बोले तो चांदी का। ठीक, इसीलिए हमने कहा सबसे कम प्रतिरोध किसका है? चांदी का। लेकिन अब बात को समझना, थोड़ी देर पहले हम ये कह चुके हैं कि प्रतिरोध चालकता का उल्टा होता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं चालकता का क्रम, तो प्रतिरोध चालकता का उल्टा होता है। जैसा अभी जस्ट हमने लिखा चालकता उल्टी होती है प्रतिरोध के। मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी। तो एक बात बताओ, अगर इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है, अगर एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है तो एल्यूमिनियम की चालकता सबसे कम होगी, और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम है तो चांदी की चालकता सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उल्टे का मतलब इसको भी अब उल्टा ही करना है। तो चालकता का क्रम क्या हो जाएगा? तो याद रखना, सबसे ज़्यादा चालक होगी चांदी, उससे कम कॉपर, इससे कम Au सोना, और सबसे कम एल्यूमिनियम। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो लाइट की फिटिंग करवानी चाहिए वो किसके तारों में करवानी चाहिए? चांदी के तारों में करवानी चाहिए। लेकिन चांदी तो बहुत महंगी आती है, इसलिए हम चांदी के तारों में विद्युत फिटिंग या इलेक्ट्रिक फिटिंग नहीं करवा सकते। इसलिए हम किससे करवाते हैं? तांबे से करवाते हैं। इसलिए जितने भी ये मोटर वगैरह होती है, मोटर की बाइंडिंग किसकी की जाती है? तांबे की जाती है। क्यों की जाती है? तो आप इसको यहाँ से समझे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चालकता किसकी है? चांदी की। तो बेस्ट तो कौन है? चांदी। लेकिन महंगी होने के कारण हम किससे करवा लेते हैं? कॉपर से करवा लेते हैं, क्योंकि कॉपर थोड़ा सस्ता है। और मार्केट में तो आजकल मोटर बांधने वाले चीटिंग कर रहे हैं और किससे बांध देते हैं? एल्यूमिनियम से बांध देते हैं। तो दोस्तों ये बात की मैंने किसकी? प्रतिरोध की निर्भरता की। प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। आगे मैं बात करूँगा प्रतिरोधों का संयोजन। तो हम बात करेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है समांतर क्रम संयोजन और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। हम बात कर रहे थे कि प्रतिरोध चालकता का व्युत्क्रम होता है और प्रतिरोध चालकता का व्युत्क्रम होता है। तो हमने कहा कि जो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है वो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध एल्यूमिनियम का होता है।
उससे कम ओरम, ओरम बोले तो सोने का होता है, ओरम बोले तो सोने का होता है। उससे कम तांबे का, उससे कम चांदी का। और हमने ये भी कहा कि चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है, इसलिए ये सिस्टम भी पूरा व्युत्क्रम हो जाएगा। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, रेलवे में तो रट ही लें आप इन्हें, गारंटी है मेरी, अगर यहाँ से प्रश्न नहीं आए इस चैप्टर से पूरे से तो, और एक नहीं, दो दो तीन तीन प्रश्न आएंगे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। नहीं तो पेपर एग्जाम होने के बाद फिर मैं कहूँगा कि उस वीडियो में से देख लें आप। अब ध्यान देना, मैं बात करूँ कि प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों के संयोजन का मतलब ही ये होता है दोस्तों कि प्रतिरोधों को जोड़ना। अब प्रतिरोधों को जोड़ना, तो प्रतिरोध है क्या? चालकतार। तो मैं क्या कह सकता हूं, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना। मैंने कहा दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। मैं इसको एक चीज़ एक तरीके से और लिखना चाहूँगा, मैं कहूँ या दो या दो से अधिक चालक तारों को जोड़ना ही, दो या दो से अधिक चालक तारों को जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। अब वैसे होता कितने प्रकार का है, तो मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। हालांकि इन दोनों को मिला दो तो एक और बन जाता है मिश्रित क्रम, लेकिन हम बात करेंगे नंबर एक, श्रेणी क्रम संयोजन, और नंबर दो समांतर क्रम संयोजन। मैंने कहा एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। मैं सबसे पहले इन दोनों के आपको सर्किट डायग्राम दिखाना चाहूँगा। जो श्रेणी क्रम संयोजन होगा उसका जो डायग्राम है उसे आप देखें। ये तो मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाया, ये बनाया श्रेणी क्रम संयोजन का, और एक इधर मैं बना देता हूँ समांतर क्रम संयोजन का।
दोनों डायग्राम को आप एक साथ देखें और एक साथ ही समझें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ श्रेणी क्रम संयोजन की, तो श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसे हैं? तो सीधी सी डेफिनेशन के तरीके से बात करें, अपन इसकी पूरी डिटेल देखेंगे और इससे आए हुए सभी प्रश्नों को भी हम साथ के साथ ही देखेंगे। और दोनों को साथ के साथ समझने की कोशिश करें कि दोनों की एक दूसरे से तुलना हो जाए कि हम प्रश्न किस तरीके से उठा रहे हैं और परीक्षाओं में हमसे प्रश्न किस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, बात को समझना। सबसे पहले मैं कहूँ इसकी परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा सुनना। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। जैसे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। मैंने क्या कहा, सुनना। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। इसकी भी बात करें दोस्तों, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु पर और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था, ये देखो सभी के एक सिरे इस बिंदु पर जुड़ रहे हैं, दूसरे सिरे इस बिंदु पर जुड़ रहे हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है समांतर क्रम संयोजन कहलाएगी। बात को सुने। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगी। और सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु पर और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था समांतर क्रम संयोजन कहलाएगी। ये तो मैंने इसकी एक नॉर्मल सी बेसिक डेफिनेशन देने की कोशिश की। इसको मैं थोड़ा सा आगे और ले जाने की कोशिश करूं तो मैं क्या कहना चाहूँगा वह समझने की आप कोशिश करें। अब मैं बात करूं इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो बात को समझना। अगर आपको श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालना है,
तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ध्यान देना, अगर आपको श्रेणी क्रम सीरीज का तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप याद रखना R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 Rn, अनंत तक लिख सकते हैं, लेकिन आपने अब तक जितने भी डायग्राम देखे होंगे उसमें 3 प्रतिरोध ही लगे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने के लिए। इसलिए मैंने R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखने की कोशिश की। मतलब कुछ नहीं करना, आपको R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ देना है, जिसमें उसका श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकल कर आपके सामने आ जाएगा। अब मैं बात करूं, अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना होता तो इसका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से आप इसका तुल्य प्रतिरोध क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो समांतर क्रम का। तो याद रखना, अगर आपको श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हो, और क्या नाम से अगर आपको समांतर क्रम का निकालना है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आप आराम से निकाल सकते हो पैरेलल के लिए। मतलब किसके लिए, ये श्रेणी क्रम के लिए और ये वाला समांतर क्रम के लिए। थोड़ी सी बात को आगे और बढ़ाना चाहूंगा। जब ये R1 R2 और R3 जुड़ जाएगा तो मेरी बात को समझने की कोशिश करता हूं। आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी ज़्यादा होता है। सपोज कीजिए ये R1 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम, ये 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 3 ओम वाला हुआ। लेकिन तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6, इसलिए हमने कह दिया कि तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी ज़्यादा ही होगा। मतलब ये R1 बराबर 1 ओम, ये R2 2 ओम, ये 3 ओम का है R3, तो तीनों की वैल्यू बराबर कितनी आएगी, 3 2 5 और 1 6 बराबर 6 ओम आ जाएगी। तो तुल्य प्रतिरोध 6 ओम आया, जो कि सबसे बड़ी प्रतिरोध से भी ज़्यादा है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, बात को समझने की कोशिश करना। तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। ध्यान देना, हमने कहा तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। तो क्यों होता है, तो एक बात बताओ, अगर सबसे छोटा ये वाला भी होता, मान लो 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो आप क्या करते, एलसीएम 6 लेते और 6 लेते एलसीएम के हिसाब से निकालते, तो भी तुल्य प्रतिरोध सबसे कम किसका, इसका 1 था ना। इससे भी कम आंसर आपको प्राप्त होने वाला है। आप सोल्व करके देख लेना या मैं करवा दूंगा एंड में। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को आगे और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बात को समझना।
सभी प्रतिरोधों में विभवांतर V का मान अलग अलग होता है, अतः कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। मैंने कहा सभी प्रतिरोधों में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, अतः कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। मतलब अगर कुल विभवांतर निकालना है तो आपको V1 V2 और V3 तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इधर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं सभी प्रतिरोधों में विभवांतर V का मान एक समान होता है। कैसे होता है वह भी आपको मैं समझाता हूं। डायग्राम पर चलते हैं अपन। ये रहा अपना डायग्राम। अब ये रहा जब अपना डायग्राम, तो आप देखना यहां पर था क्या, यहां पर हम क्या लगा लेते हैं, यहां हम लगा लेते हैं V1, यहां हम लगा देते हैं वोल्टमीटर V2 और यहाँ हम लगा देते हैं वोल्टमीटर V3। तो एक बात बताओ, हमने कहा सभी प्रतिरोधों में विभवांतर का मान, सभी प्रतिरोधों में हमने कहा सभी प्रतिरोधों में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, अतः जब भी हमें कुल विभवांतर निकालना हो तो V1, V2 और V3 तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक हमारे पास बैटरी निकल कर आ जाएगी, बैटरी कितने वोल्ट की है। लेकिन यहाँ हमने क्या कर रखा है, एक ही वोल्टमीटर लगा रखा है, और एक ही वोल्टमीटर लगा रखा है तो तीनों प्रतिरोधों की रीडिंग उस एक में ही आने वाली है। और जब तीनों प्रतिरोधों की रीडिंग एक में ही आने वाली है तो हम कह सकते हैं कि सभी प्रतिरोधों में विभवांतर V का मान एक समान होता है। ये A बिंदु था इसका और ये इसका B बिंदु था। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। थोड़ी सी बात को आगे और बढ़ाना चाहूँगा। अच्छा, यही क्लियर कर लें उसको साथ के साथ। मान लीजिए यहाँ से 10 एम्पियर धारा रवाना हुई। अब यहाँ से 10 एम्पियर धारा रवाना हुई, यहाँ से 10 एम्पियर धारा रवाना हुई तो यहाँ भी 10 गई, यहाँ भी 10 गई, यहाँ भी 10 गई। मतलब R1 में कितनी गई 10, R2 में कितनी गई 10, R3 में कितनी गई 10, तो टोटल कितनी हुई, तो याद रखना टोटल भी 10 ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से 10 ही गई थी, वो 10 एम्पियर ही इसमें गई है, वो 10 एम्पियर ही इसमें गई है, वो 10 एम्पियर ही इसमें गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा I का मान समान होता है, जबकि याद रखना विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इधर देखें, अगर मान लीजिए यहाँ से धारा I 10 एम्पियर रवाना होती तो बिंदु ए पर जाने के बाद वह धारा 3 भागों में बढ़ चुकी होती, और वह धारा 3 भागों में बढ़ चुकी होती तो इसमें कुछ अलग जाती, इसमें कुछ अलग जाती। मान लीजिए इसमें गई I1, इसमें गई I2 और इसमें गई I3, तो तीनों में धारा I का मान क्या होता, अलग अलग होता। तो परिपथ में कुल धारा कितनी होती, तो हम बोल सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों को जोड़ना पड़ेगा। अब बात समझना, परीक्षा में प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाता है
एक परिपथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिसमें 3 प्रतिरोध हैं। यदि तीनों प्रतिरोधों में 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो कुल धारा का मान कितना होगा? तो याद रखना, जो 2 इसमें थी वही 2 इसमें गई, वही 2 इसमें गई, तो कुल धारा का मान भी 2 एम्पीयर ही होगा। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न ऐसा आता है कि परिपथ समांतर क्रम में है जिसके तीनों प्रतिरोधों में 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो कुल धारा का मान कितना होगा? तो ध्यान देना, 2 तो यहाँ से डिवाइड हुई है, इसका मतलब 2 2 4 2 6, इसका मतलब यहाँ से कितनी जा रही थी? तो 6 एम्पीयर धारा जा रही थी। तो हम बात करते हैं सभी प्रतिरोधों में धारा I का मान एक समान होता है। सभी प्रतिरोधों में धारा I का मान एक समान होता है। किसमें? श्रेणी क्रम में। जबकि याद रखना, विभवांतर का मान अलग अलग होता है। यहां बात करें तो हम कह सकते हैं सभी प्रतिरोधों में धारा I का मान अलग अलग होता है, अतः कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। इस तरीके से मैंने बात की श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की। लेकिन यहाँ तक भी अगर प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका क्या कर दीजिएगा? जवाब दे दीजिएगा। लेकिन एक और प्रश्न जो अभी आपसे ग्रुप डी में, रेलवे में बार बार पूछे जा रहे हैं, उस एक और प्रश्न की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। अब एक और प्रश्न की ओर आपको ले जाना चाहूँ तो उसमें मैं कह रहा हूँ, यदि R मान के N प्रतिरोध, यदि R मान के N कितने भी हो सकते हैं, N प्रतिरोध श्रेणी क्रम, मैंने कहा यदि R मान के N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो बात सुनना, यदि R मान के N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो तुल्य प्रतिरोध ध्यान देना, श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ रहे हैं तो तुल्य प्रतिरोध सीधा लिख देना ऐसा होगा।
मैंने सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट दिया कि यदि R मान के n प्रतिरोध, यदि R मान के n प्रतिरोध, R मान उसका कुछ भी मान हो सकता है, n का मतलब वो प्रतिरोध कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ। ध्यान देना, यदि R मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए, मतलब R मान के कुछ भी वैल्यू हो सकती है और n प्रतिरोध कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं, अगर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उन्हें आपका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोला जाए तो आप सीधा सीधा लिख देना RS बराबर NR, कितने हैं, n इंटू कितने ओम के हैं, इससे गुणा कर देना, डायरेक्ट रिजल्ट निकल कर आपके सामने होगा। लेकिन अगर प्रश्न क्या पूछा जाता है आपसे, यदि R मान के n प्रतिरोध, R मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं तो तुल्य प्रतिरोध, याद रखना, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे लिखना। पैरेलल में अगर आपसे पूछे जाते हैं तो याद रख लीजिएगा। अगर उसने कहा यदि R मान के n प्रतिरोध, यदि R मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आप सीधा सीधा कितने प्रतिरोध जोड़े गए और कितने ओम के थे गुणा कर देने हैं। लेकिन यदि R मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं, फिर तुल्य प्रतिरोध आप लोगों से पूछा जाए तो आप कुछ मत करना, प्रतिरोध कितने ओम का है उसमें भाग लगा देना प्रतिरोध कितने थे। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेना, ये तो यहाँ तक अच्छा, ये परीक्षाओं में बिल्कुल रेडीमेड भी पूछे गए हैं ऐसे कैसे, कौन सा कॉन्सेप्ट सही है कि यदि R मान के n प्रतिरोध, यदि R मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो तुल्य प्रतिरोध होगा, तो चार ऑप्शनों में से आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर वह पूछे R मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं तो तुल्य प्रतिरोध होगा, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर उसमें से बता देना है ऑप्शन में से। लेकिन मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, ये जो मैं लिखना चाहूंगा ये केवल और केवल समांतर क्रम के लिए ही है कि यदि R1 व R2 मान के दो प्रतिरोधों को, यदि R1 व R2 मान के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध, ध्यान देना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, कंडीशंस को समझे। उसने बिल्कुल रेडीमेड आपसे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में से आपको ढूंढ के निकालना है कि मैं करना क्या चाहता हूं, ये पूछ क्या रहा है, मेरा ऑप्शन राइट क्या होना चाहिए। इस कंडीशन को देखें, यदि R1 व R2 मान के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इस कंडीशन में आप लिखोगे RP बराबर, याद रखना आप समांतर क्रम के लिए लिख रहे हो इसलिए P लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बिल्कुल ऑप्शन में ऐसे कैसे दिया हुआ है कि यदि R1 व R2 मान के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा, तो याद रखना तुल्य प्रतिरोध का मान RP बराबर R1 इंटू R2 इंटू ये वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2
होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ तक मैंने इसकी बात की। अब इसकी बात आती है इसके न्यूमेरिकल की बात, जिसकी बात हम करते हैं इसी में अभी आगे। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की, उसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहेंगे। दो शब्द और आपने सुने होंगे, एक मीटर और एक वोल्ट मीटर। उन दोनों की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ के यहीं, ताकि ये मीटर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देना, मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मीटर लगाना है तो कौन से क्रम में लगाया जाएगा, तो याद रखना मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। जबकि याद रख लीजिएगा, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाता है कि मीटर को कौन से क्रम में लगाया जाएगा, तो याद रखना मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। और याद रखना वोल्ट मीटर को किस में लगाया जाएगा, तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में ही लगाया जाएगा। अब मीटर करता क्या है, तो याद रखना मीटर धारा का मापन करता है। धारा का मापन करता है। तो जब भी आपको धारा मापनी हो तो धारा किस में मापेंगे, तो आप याद रखना धारा मीटर से मापी जाएगी। और याद रखना कौन से क्रम में लगाया जाएगा, तो हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। जबकि याद रखना वोल्ट मीटर क्या काम करता है, तो आप कह देना वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है। याद रखना ये करेगा वोल्ट में और ये करेगा धारा का मापन, तो सिंपल सी बात है एम्पियर में। यहाँ तक की मैंने बात की। तो याद रखना मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक चीज़ और याद रखना, व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं, व्यवहारिक रूप से मीटर का प्रतिरोध अति अल्प होता है। व्यवहारिक रूप से मीटर का प्रतिरोध अति अल्प होता है। नॉर्मल जो मीटर होगा उस मीटर का प्रतिरोध अति अल्प होगा, जबकि याद रखना आदर्श अगर कोई मीटर होता है तो आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होगा। तो हम कह सकते हैं जबकि आदर्श मीटर का प्रतिरोध, याद रखना परीक्षाओं में कई बार आपसे पूछा गया है आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आप याद रखना आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है।
शून्य होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है तो आप बता देना कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। इधर बात करें वोल्टमीटर की तो हम कह सकते हैं व्यवहारिक रूप से वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो नॉर्मल आते हैं उनकी बात चलती है, का प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च होता है। जबकि साथ के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो बिल्कुल रेडीमेड प्रश्न आपको कैसे याद रखना है तो सुन लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है एमीटर से क्या काम किया जाता है तो आप जवाब दे देना एमीटर से धारा का मापन किया जाता है। वोल्टमीटर से क्या काम किया जाता है तो आप याद रखना विभवांतर का मापन किया जाता है, याद रखना। अगर कोई तुमसे पूछे व्यवहारिक रूप से एमीटर का प्रतिरोध होता है तो आप बोलना अति अल्प, बहुत ही कम होता है। जबकि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो शून्य होता है। ठीक इसी प्रकार हम बात करें कि वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है और इससे विभवांतर का मापन किया जाता है। व्यवहारिक रूप से इसका जो प्रतिरोध होगा वो उच्च होता है और याद रखना आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये तो मैंने यहाँ तक के कॉन्सेप्ट की बात आप लोगों से की। विद्युत में से एक और प्रश्न रह जाता है जिसकी भी मैं बात आप लोगों से करना चाहूँगा, उसे भी आप समझने की कोशिश करें। फ्यूज तार, इसके भी आप लोगों से जनरल कंपटीशन जो होते हैं इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्यूज तार के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। पहली बात तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है तो याद रखना परिपथ में धारा की अधिकता से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। परिपथ में धारा की अधिकता से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैंने पहली चीज़ ये कही कि फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है तो परिपथ में धारा की अधिकता से बचने के लिए कि धारा ज़्यादा आ गई तो उससे बचने के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है ताकि जो ही धारा ज़्यादा आएगी तो फ्यूज ऑटोमेटिक वहाँ से संबंध हटा देगा। दूसरी चीज़, इसे कौन से क्रम में लगाया जाता है तो याद रखना फ्यूज तार को हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। याद रखना एमीटर को भी श्रेणी क्रम में लगाया गया था और इसे भी श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। तो याद रखना अगर कोई तुमसे पूछता है कि फ्यूज तार को परिपथ के कौन से क्रम में लगाया जाता है तो फ्यूज तार को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, क्योंकि जब पूरी धारा एक जगह से किस में आती है श्रेणी क्रम में, तो एक जगह से धारा आएगी उसी को रोक देगा, इसलिए उसे रोकने के लिए हम क्या लगा लेते हैं फ्यूज तार लगा लेते हैं। याद रखना इसकी प्रतिरोधकता उच्च और इसका गलनांक कम होता है। इसकी
प्रतिरोधकता तो क्या होगी, उच्च। और याद रखना इसका गलनांक ध्यान दें, हमने कहा इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और साथ के साथ हमने ये भी कह दिया इसकी प्रतिरोधकता तो होती है उच्च और इसका गलनांक होता है कम। तो ये परीक्षा में आपसे कई बार पूछा गया है, फ्यूज तार का प्रतिरोधकता तो आप बोल देना उच्च होती है और जबकि इसका गलनांक कम होता है। याद रखना ये किसका बना होता है, तो ये टिन और लेड का बना होता है, याद रखना। यह टिन प्लस लेड की मिश्र धातु का बना होता है। ये टिन प्लस लेड की मिश्र धातु का बना होता है। तो याद रखना फ्यूज तार किसका बना होता है, तो टिन प्लस लेड दो धातुओं को मिलाया जाता है और फ्यूज तार बनाया जाता है। याद रखना टिन कितना होगा, तो टिन होता है इसमें 63%, 63% और लेड कितना होता है, तो याद रखना 37% तो याद रखना फ्यूज तार किसका बना होता है, तो टिन और लेड की मिश्र धातु का बना होता है। इसका एक और प्रश्न है लास्ट, जिसे भी आपसे समझने की कोशिश करना। फ्यूज तार से गुजर सकने वाली अधिकतम धारा फ्यूज तार से गुजर सकने वाली अधिकतम धारा, ध्यान देना फ्यूज तार से गुजर सकने वाली अधिकतम धारा I तथा तार की त्रिज्या में निम्न संबंध होता है। याद रखना बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि फ्यूज तार से गुजर सकने वाली अधिकतम धारा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी धारा गुजर सकती है। फ्यूज तार से गुजर सकने वाली अधिकतम धारा और फ्यूज तार की त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो याद रख लीजिएगा इसकी त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है ये। ध्यान देना धारा स्क्वायर में चलेगी, वर्ग में चलेगी, जबकि उसकी जो त्रिज्या है वो क्यूब में चलेगी। ये इन दोनों में संबंध है। इस तरीके से आपके ये विद्युत का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो जाते हैं और बाकी इसके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो आपसे बाद में करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को।